हिंदी साहित्य में आज सुनिए प्रवासी साहित्यकार अर्चना पैन्यूली की लिखी हुई कहानी कबूतरी थारो कबूतर गुटर गुटर गु बोल्यो रे। प्रवासी साहित्य जगत में अर्चना पैन्यूली जी एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं। अर्चना जी 3 दशक से भी अधिक हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। गुटर गूं वो उसे छेड़ रहा है। इन दिनों उसकी गर्दन, सिर और छाती पर आकर्षक पंख विशेष रूप से उगाए हैं। उसका संपूर्ण रंग विन्यास ही बदल गया है। देखो तो जरा, पूंछ पंख फैलाते हुए उसके चारों ओर मटक रहा है। उसने भी उसे जता दिया, नॉट गुड एनफ, और फुदक कर उससे दूर जाने लगी। बड़ी नज़ाकत से अपनी टांगों को उठाकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, अपने सिर को आगे पीछे हिलाते हुए इतराई सी चाल, कुछ और विस्तृत प्रदर्शन। अपने पैरों को उभार कर गीत गाने लगा है। तिनके कंकड़ उसकी तरफ फेंक रहा है। मनमोहक नृत्य, ये शायद उनका प्रजनन काल है। अंततः वो उसे अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो ही गया। वो उसके आगोश में चली गई, उसकी चोंच से अपनी चोंच मिला दी। उसने उसे अपने रंग बिरंगे पंखों में समेट लिया। कुछ देर में दोनों अलग हो गए। प्रणय क्रीड़ा लुभावनी थी, दोनों खुश दिख रहे हैं। मैं मुस्कुरा गई। मुझ बावली को भी कुछ सूझा। घर के अंदर से अनाज के दाने उठा लाई, उन्हें दाने दिखाकर ललचाने लगी। दोनों उड़कर मेरे करीब मेरी बालकनी के मुडेर पर बैठ गए। दाने चुगने लगे। सौम्य पंखदार छोटी चोंच वाले पक्षी। मैंने उनके रंगों पर गौर किया। कबूतर के शरीर में 7 रंगों, सलेटी, सफ़ेद, हरा, बैंगनी, भूरा, काला और गुलाबी का अद्भुत मिश्रण था। कबूतरी के शरीर में सिर्फ 3 रंग, सफ़ेद, सलेटी और काला। नर मादा से अधिक सुंदर था। लो, आज तुम्हारी शादी हो गई। मैंने मौका देखकर कबूतर के गले में एक नीले रिबन का छल्ला बनाकर डाल दिया और कबूतरी के गले में लाल रिबन का। इंटरनेट पर पक्षी प्रजनन पढ़ रही हूँ। ये पक्षी एक सहचर होते हैं। जीवन काल इनका छोटा होता है, किंतु एक ही साथी को चुनकर जीवन पर्यंत उसी के साथ मेटिंग करते हैं। बार बार अपने साथी नहीं बदलते। मैं सहसा विशेष भावों से भर गई। अपने पति का हाथ पकड़ते हुए भावुक स्वर में बोली, आरुष, वादा करो कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। अगर गिले शिकवे, लड़ाई झगड़े हमारे बीच हुए भी तो हम उन्हें ख़त्म कर देंगे, मसल देंगे, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। कैसी बात कर रही हो पीहू? मैं कभी तुम्हें छोड़ने की सोच भी सकता हूँ? कहते हुए उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मेरे उभरे उदर को अनायासी सहलाने लगा। शादी के 3 साल बाद हम माता पिता बन रहे हैं। पलकें भीग गईं, कुछ नमसा हो गया। पक्षियों की प्रजनन प्रणाली 2 भागों से निर्मित है, अंडाशय और ओविडक्ट अर्थात डिंबवाहिनी। अंडाशय विभिन्न प्रकार के अंगूरों के एक छोटे से गुच्छे की तरह लगता है। ये अंगूर दरअसल अंडे हैं, जो वास्तव में योग अर्थात पीली जर्दी हैं। रिलीज होने वाला डिंब बड़ा दिखता है। 1 या 2 आधे आकार के होते हैं, कुछ और छोटे, और शेष डिंब तो बहुत छोटे होते हैं। एक दिन में सबसे बड़ा डिंब अंडाशय से मुक्त हो ओविडक्ट में आ जाता है और डिंब के इस रिलीज को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओविडक्ट एक मुड़ी हुई नलिका 5 प्रमुख भागों में विभक्त है। सबसे अंतिम फूले हुए भाग को गर्भाशय कहा जा सकता है। ओविडक्ट में ग्रंथियों का स्राव अंडे के अन्य भाग बनाते हैं, एब्यूमिन अर्थात अंडे की सफ़ेदी और खोल। मादा पक्षी में गर्भाशय और योनि के जंक्शन पर स्थित स्पर्म स्टोरेज ट्यूब में विशेष खांचे होते हैं, जहां स्पर्म 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं। एक पीली जर्दी को पूर्ण विकसित अंडे में तब्दील होने में और उस अंडे को देने में एक मादा पक्षी को आमतौर पर 25 से 26 घंटे लगते हैं। लगभग 30 से 75 मिनट के बाद अंडाशय अगला डिंब रिलीज करता है। मैं उन्हें घोंसले बनाते हुए देख रही हूँ। मेरी ही बालकनी के एक कोने की आड़ में ही वे घास फूस इकट्ठा कर रहे हैं।
मेरा उन्हें पहनाया लाल और नीला छल्ला अभी भी उनकी गर्दनों में मौजूद है। अगर एक मादा पक्षी नर पक्षी से संसर्ग करती है तो उसके अंडे निषेचित होंगे, नहीं करती तो नहीं होंगे। मादा के अंदर अंडों की यात्रा जारी रहती है, चाहे वे निषेचित हुए हों या नहीं। उन्हें उसके शरीर से बाहर निकलना ही है। अंतर ये है कि अनिषेचित अंडों से औलाद नहीं उत्पन्न होगी। मगर लगता है उसकी अंडवाहिनी में डिंब निषेचित हो रहे हैं, तभी तो वे घोंसले बनाने में जुट गए हैं। एक घोंसले में सारे अंडे नहीं, मैं उन्हें 2-3 घोंसले बनाते हुए देख रही हूँ, एक दूसरे के आसपास ही। एक घोंसला मेरी बालकनी के तल में ही बन रहा है। संतानों की रक्षा करना हर प्राणी का धर्म है। वो नीड़ बना रही है। मैं अपने बच्चों के लिए कक्ष तैयार कर रही हूँ। 9वां महीना चल रहा है। डॉक्टर ने बताया है कि जुड़वां हैं। प्रथम बार माँ बन रही हूँ, शायद वो भी। 3 कमरों का छोटा सा घर है हमारा। 2 बच्चे आने वाले हैं। एक बेडरूम से लगी बालकनी बंद करवाकर नर्सरी में तब्दील कर दी है। आरुष ने फेसबुक पर मुझे विज्ञापन दिखाया कि कोई अपनी डबल प्राम बेच रहा है। प्राम की सुंदर सी पिक्चर भी लगा रखी है। हमें प्राम पसंद आ गई है। तुरंत उस दंपति से संपर्क किया। उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है, फिर भी हम जोश में उनके घर प्राम खरीदने चले गए। बड़ी सी डबल प्राम सस्ती मिल गई। उनके जुड़वां बड़े हो गए थे, उनके किसी काम की नहीं रह गई थी। प्राम लेकर हम घर आए। गैलरी में खड़ी करके मैं बालकनी में गई। घोंसले धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। गर्म, वातानुकूलित, लंबे पंखों वाले उड़ाकू पक्षी पता नहीं कहाँ कहाँ से घास, डंठल, टहनियाँ उठाकर ला रहे हैं। प्रतिदिन अनगिनत चक्कर लगाते हैं। पीहू, अरे भाई कहाँ हो? सुपरमार्केट में बेबी डायपर की सेल लगी है, ले आऊँ? ले आओ। आरुष 10 पैकेट खरीद लाया। अरे इतने सारे! मैं चौंकी। जुड़वां हो रहे हैं, कब खत्म होंगे पता ही नहीं चलेगा। बेबी फूड चार्ट, बेबी फूड डाइट, बेबी फूड रेसिपी की कोई जानकारी ली तुमने? आरुष मुझसे पूछ रहा है, मगर मैं उन्हें खाना खिलाने में मस्त हूँ। बीज, दाने, अनाज, मेवे एवं दालें वे बड़े शौक से खाते हैं। आरुष खींच जाता है, कहीं इन कपोतों को तुम पालतू मत बना देना। मैं आरुष की बातों पर ध्यान नहीं देती, बस कबूतर और कबूतरी की गतिविधियों को देखती रहती हूँ। घोंसले बनाने में वे मशगूल हैं। केवल कार्बनिक सामग्री, घास फूस, पत्ती, डंठल, चिड़ियों के पर इत्यादि का ही प्रयोग हो रहा है। आरुष मुझे व्हाट्सएप पर एक पोस्ट पढ़कर सुना रहा है। घोंसले बनाने में वे यूं हुए मशगूल कि उड़ने के पंख भी हैं, ये भी गए भूल। मैं ठठाकर हंस पड़ी। प्रतिवाद किया, पक्षी कभी उड़ान नहीं भूलते। वो तो हम इंसानों के कभी फालतू में पर निकल आते हैं और कभी परों के होते हुए भी उड़ना नहीं जानते। 6 दिन लगे उन्हें एक घोंसले के निर्माण में। कबूतर सामग्री को इकट्ठा करने में सहायता करता है, लेकिन घोंसले का अंतिम निर्माण कबूतरी करती है। मेरे घर में भी यही हाल है। आरुष मुझे चीज़ें खरीद खरीद कर देता रहता है और मैं बच्चे की नर्सरी सजाती हूँ। घर में प्रैम, पालना, बेबी अलार्म, दूध की बोतलें, डायपर आ चुके हैं। दीवारों पर नन्हे बच्चों के कैलेंडर भी टंग चुके हैं। जैसे जैसे एग योग अर्थात पीली जर्दी ओविडक्ट ट्यूब से गुजरता है, ट्यूब की दीवारें सफ़ेद प्रोटीन द्रव का छिड़काव करती हैं, जो कि जर्दी को घेरने लगता है। यात्रा के अंतिम चरण में ट्यूब के निचले भाग में दीवारें कैल्शियम यौगिकों का छिड़काव करती हैं, जो कि जर्दी को घेरने लगता है। यात्रा के अंतिम चरण में ट्यूब के निचले भाग में दीवारें कैल्शियम यौगिकों का छिड़काव करती हैं। अंडों की बाह्य झिल्ली पर कैल्शियम भरने लगता है, जो कि अंडे का खोल बनाता है। शुरू में ये खोल नरम रहता है, धीरे धीरे कड़ा हो और अंडाकार हो जाता है। अगर मादा पक्षी को अपने आहार से कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होता, उसकी हड्डियों से कैल्शियम खींचा जाता है। बेचारी कबूतरी। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक अंडे का निर्माण एक पक्षी माँ के लिए कितना ज़बरदस्त काम है। ये क्यों एवियन रिप्रोडक्शन पढ़ती रहती हो? आरुष मुझ पर चिल्ला रहा है। फालतू का जुनून तुम्हें सवार हो गया है। एवियन रिप्रोडक्शन नहीं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानो। ह्यूमन बेबी हेल्थ केयर की किताबें पढ़ो। प्रेगनेंसी पर कितने सारे ऐप बन चुके हैं, उन्हें डाउनलोड करो। गर्भावस्था की अच्छी जानकारी मिलेगी। तुम्हें उस कबूतरी के नहीं, अपने बच्चे पालने हैं। बेबी फूड डाइट की कोई जानकारी ली तुमने? ठहरो जरा, मैंने आरुष को चुप करवाया। मेरे कानों में कुछ गूंज रहा है।
उनकी कलरव की आवाज़ें। इस कलरव में चहचहाट नहीं, एक दर्द है। मैं भागकर बाहर बालकनी में आती हूँ, पीछे पीछे आरुष। बेचारे वे दोनों विलाप कर रहे हैं। मेरी पाकिस्तानी पड़ोसन, जिसकी बाथरूम की खिड़की में भी वे घोंसला बना रहे हैं, ने घोंसला उजाड़ दिया है। तहस नहस घोंसला खिड़की के नीचे मैदान पर पड़ा है। तिनका तिनका इकट्ठा करके वे अपने घोंसले निर्मित कर रहे थे और उस जालिम ने उजाड़ दिया उनका घरौंदा, उनके बच्चों का शरण स्थल। कितना कष्टदायक है उनके लिए ये। जरूरी थोड़े ही है कि ये वही कबूतर हैं जो हमारी बालकनी में घोंसला बना रहे हैं। कबूतरों की टोली में तुम कैसे पहचानोगी कि ये वही कबूतर हैं? आरुष कह रहा है। ये वही कबूतर हैं, बेचारे 2-3 जगह अपने घोंसले बना रहे थे। मैं बोली। बाहरी आकृति से तुम नहीं पहचान सकती उन्हें, आरुष ने तर्क दिया। ये कोई दूसरा जोड़ा है। उनकी गर्दनों में डाले मेरे रिबन कभी के निकल चुके हैं, मगर मैं उन्हें बिना रिबनों के भी पहचानने लगी हूँ। उनके रंगों का विन्यास, उनकी चाल और उड़ान मुझे समझ में आने लगी है। मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैं अपने पड़ोसन से लड़ने के लिए जाने लगी कि आरुष ने मुझे पकड़ लिया। ये क्या फितूर तुम्हारे दिमाग में छा गया है? हर परिंदे को समझती हो ये तुम्हारे ही कबूतर हैं और फिर ये उन लोगों का निजी मामला है। हमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। पड़ोसन हम दोनों को बालकनी में खड़े देखकर अपने घर से बाहर निकल आई। झुंझलाहट से बोली, इन कबूतरों ने तंग कर दिया। बाथरूम की खिड़की पर घोंसला बनाने लगे हैं। कुछ भी बालकनी में सुखाने के लिए डालो तो चुग जाते हैं। मैंने गमलों में धनिया मेथी उगाने के लिए बीज डाले, वे सब चुग गए, नाश हो इनका। अब पक्षी अनाज दाने तो चुगेंगे ही, अपना पेट तो उन्हें भरना ही है। क्या तुम भूखी रहती हो? मैं पड़ोसन से बोली कि आरुष ने मेरा हाथ दबा दिया, मुझे खामोश रहने का संकेत किया, मगर मैं जारी रही। हम इंसान भी तो पेड़ पौधों से फल सब्जी नोच कर खाते हैं, बकरे मछलियों को मारकर उनका मांस खाते हैं। तुम इतनी भावुक क्यों बन रही हो? पड़ोसन अचरज से गुर्राई। प्रेग्नेंट हैं, आरुष बीच में बोला। ओह। आरुष ने मुझे बालकनी से अंदर खींच लिया। मैं लाचार हो खामोश हो गई। खैर, मुझे ये इत्मीनान था कि मेरी बालकनी में बना उनका घोंसला सही सलामत है। वो मांसल दिखने लगी है, उड़ने में भी उसे दिक्कत हो रही है। संभवतः विकसित अंडों से उसका शरीर भारी हो गया होगा। आरुष से बोली, कबूतरी मुझे थोड़ी भारी दिखने लगी है। आरुष हंस पड़ा। मुझे निहारते हुए अर्थपूर्ण मुस्कान से बोला, मुझे तो तुम दिन पर दिन भारी नजर आ रही हो। मैं भी प्रेग्नेंट, वो भी प्रेग्नेंट। मैं अलमस्तता से बोली। गुनगुनाने लगी, कबूतरी ओ कबूतरी, थारो कबूतर बाग माँ गुटर गुटर गु बोल्यो रे। आरुष भी गाने लगा, पपिया घर माँ पीहू पीहू बोल्यो रे। मैंने आरुष की तरफ देखा। हम दोनों बेसाख्ता हंस पड़े। और एक सुबह मैंने उसे खामोश अपने घोंसले में बैठे देखा। वो भी आसपास मंडरा रहा है, उसकी रखवाली कर रहा है। विकिपीडिया से जानकारी मिली थी कि नर स्वयं अंडे नहीं दे सकता, किंतु संतान प्रेम की अभिलाषा से वो किसी तरह मादा को रिझाकर जोड़ा बांध लेता है। मादा से अंडे दिलवा लेता है, फिर बड़ी चाव से उसकी सेवा करता है ताकि औलाद पैदा हो और दुनिया में उसका नाम व निशान बाकी रहे। संतान पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये लक्ष्य हर जीव का होता है। मैं बड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर बालकनी से हट गई, इस इरादे से कि शायद उसे कुछ पलों की खामोशी चाहिए, उसे डिस्टर्ब ना करूं। इंटरनेट पर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ओविडक्ट का अंतिम भाग योनि है, जो लगभग 4-5 इंच लंबी है। योनि अंडे के गठन में हिस्सा नहीं लेती, लेकिन अंडे के विसर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठोस मांसपेशियों से बनी है, जो अंडे को पक्षी के शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। एक अंडा एक दिन में, एक एक करके उसने कुल 3 अंडे दिए, चमकदार सफ़ेद। भ्रूण अभी विकसित होने हैं। पक्षी व शरीर सर्पों के अंडे बाहर दिए जाते हैं और भ्रूण का विकास बाहर ही अंडे के भीतर होता है। अंडे आत्मनिहित होते हैं, कोई बाहरी पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, मगर जब चूजे निकलेंगे तो उन्हें खाना चाहिए होगा। बहरहाल अंडों की संख्या जब पूरी हुई तो उनका सेना प्रारंभ हुआ। अपने पंख फुलाकर वे अंडों पर बैठ जाते हैं, अपने पंखों से उन्हें गर्म रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। दोनों बारी बारी से अंडों को अपनी पूरी लगन व तत्परता से सेते हैं। कबूतरी अंडे सेने का कार्य अधिक करती है, कबूतर थोड़ा कम, मगर कबूतर इसके लिए भोजन जुटाता है।
एक दिन मैंने देखा कबूतरी अपने पर फुलाकर अंडों पर बैठी है और कबूतर अपनी चोंच से उसकी चोंच में दाने डाल रहा है। आरुष, आरुष, मैंने अपने पति को पुकारा। आरुष बाहर बालकनी में आया। देखो कैसे अपनी जीवन संगिनी को खाना खिला रहा है। आरुष भी चकित हुआ। अरे वाह, किलकारी सी मारते हुए मुझे अपनी बाहों में भर लिया। संतान प्रेम, शिशुपालन तो हमें इनसे सीखना चाहिए, मैं बोली। उस शाम जब मैं इंटरनेट पर पक्षी प्रजनन पढ़ने में तल्लीन थी, आरुष मुझे डिस्टर्ब किए बगैर चुपचाप किचन में खाना बनाने लगा। डाइनिंग टेबल पर खाना सजाकर मुझे पुकारा। पीहू, मैं बेडरूम से किचन में आई। मेरी पसंद के व्यंजन मेज पर सलीके से लगे महक रहे हैं। वाओ, अरे आरुष, ये सब कब किया? क्या करें, हम इंसानों को अब पक्षियों से प्रेरणा लेनी पड़ रही है। अब आगे चलकर कहीं कीट पतंगों और कीट मकोड़ों से न कुछ सीखना पड़े। आरुष ने जुमला मारा। मैंने आगे बढ़कर अपने पति को चूम लिया। वो पति ही क्या जो पत्नी पर न मर मिटे, चुहल की। वो पत्नी ही क्या जो पति के चरणों की दासी न बन सके। आरुष शरारत से बोलने लगा कि मैंने उसके कान ऐंठ लिए। क्या कहा, क्या कहा? मैंने कहा कि वो पत्नी ही क्या जो पति के दिल की महारानी न बन सके। आरुष अपने वाक्य का संपादन करते हुए बोला। हाँ, ये चलेगा। अंडा सेवन काल करीब 2-2.5 हफ्ते रहा। कबूतरी का ध्यान अंडे सेने में कुछ ऐसा लग जाता कि यदि उसे मेवे खिलाकर भी ललचाओ वो अंडों पर से नहीं हटती। कबूतर तो फिर भी ललचा जाता, अंडों को छोड़कर खाने के लिए आ जाता और मादा उन्हें सेती रहती। जब कभी कबूतरी को लगता कि कबूतर अंडा सेने का कार्य एकाग्रता से नहीं कर रहा है तो वह उसे हटाकर स्वयं अंडों पर बैठ जाती। लगभग 2.5 हफ्तों उपरांत अंडे फूटने लगे। चूजे अपनी चोंच से अंडे के खोल पर प्रहार करके अंडे के बीचों बीच एक दरार बनाकर बाहर निकल आए, एक तरल पदार्थ से भीगे हुए जो हवा लगने से शीघ्र ही सूख गए। निरीह सी अवस्था, स्वयं भोजन चुगने में असमर्थ तथा उड़ने से भी लाचार। कबूतर का रोल अब खत्म हो गया था। वो अब इतना नहीं दिखता था, मगर माता की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। वो अपने बच्चों के लिए आहार तलाशने में लगी रहती। जिस तत्परता से वो अपने अंडे सेती थी, उसी तत्परता से अपनी संतान का पालन पोषण एवं रक्षण कर रही है। आहार की तलाश के लिए लंबा और प्रकाशमान दिन उसे प्राप्त है और वसंत ऋतु में फूलों में लगने वाले वानस्पतिक कीटों की प्रचुरता है। शिशु घोंसले में ही अपने शैशव के दिन बिता रहे हैं। थोड़े बड़े हुए तो अपनी माता के संग बाहर निकलने लगे। बड़ा प्यारा दृश्य। आगे आगे माता और पीछे पीछे 3 नन्हे मुलायम गोल मटोल चूजे अपने छोटे छोटे पैरों पर चल रहे। मातृत्व, वात्सल्य, ममता और मासूमियत की जीती जागती तस्वीर। ये तीनों अंडे तो मेरी बालकनी में ही दिए हैं, बाकी घोंसलों का उन्होंने क्या किया? अरे हाँ, मैंने इंटरनेट में पढ़ा है कि कबूतर साल में 3 से 4 बार प्रजनन करते हैं। शायद जल्दी ही उन्हें फिर से घोंसलों की ज़रूरत पड़ जाए। अपना इंतज़ाम पक्का रखते हैं। मेरी और उसके बीच अब सांकेतिक भाषा चलने लगी है। हम एक दूसरे के मनोभावों को समझने लगे हैं। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते हुए उंगलियां उठाकर उसे संकेत किया। 2 गर्भ में उछल कूद करने लगे हैं। और उसी रात में मुझे दर्द शुरू हो गया। मैंने आरुष को जगाया। थैली फट चुकी है, एमनियोटिक द्रव्य रिस रहा है। हम अस्पताल जाने की तैयारी करने लगे। जल्दी जल्दी में मैं उनके लिए बालकनी में खाना रखना नहीं भूली। 6 दिन बाद मैं 2 शिशुओं को लेकर मातृत्व के गुदगुदे एहसास से भरी घर लौटी। बच्चों को पालने में लिटाकर सबसे पहले बालकनी का बंद दरवाज़ा खोला। बाहर सन्नाटा, वो कहीं नहीं दिखी। घोंसला खाली और उजाड़ सा। वो कहाँ गई, उसके बच्चे कहाँ हैं? मैंने आरुष से पूछा। मुझे मालूम नहीं। जब से तुम हॉस्पिटल गई मैंने तो बालकनी का दरवाज़ा खोला तक भी नहीं। मैं निराशा से भर गई। मैं उसे अपने दोनों पुत्र दिखाना चाहती हूँ। अपने पुत्रों को थामे मैं अपने घर के आगे पसरे बाग में आ गई। इधर उधर दूर दूर तक नज़रें फेर कर निहारने लगी। कहाँ चली गई वो, कहाँ चली गई? सहसा वो मुझे दिखी, अकेले ही, पंख उभार कर बड़े इत्मीनान से एक चट्टान पर अकेली बैठी हुई है। उसके चूजे कहाँ गए? मुझे हैरत हुई। मैं उसके निकट गई। वो मुझे देखकर डरकर उड़कर भागी नहीं। मुझे पहचानती है। मैंने उसे अपने बच्चे दिखाए। उसने पूँछ हिलाकर किलकारी भरी। मैंने उससे पूछा, उसके चूजे कहाँ गए? उसने अपने पंख ऊपर किए तो पंखों तले
3 नन्हे चूजे दिखने लगे। निरीह से हमें ताक रहे। एक चूजा तनिक बाहर भी निकला, फिर तुरंत ही माँ के पंखों तले रेंग कर छुप गया। आरुष मेरी टोह में मेरे पीछे पीछे आ गया था। मुझे फटकारने लगा, क्या नवजात शिशुओं को लिए बाहर घूम रही हो? अभी इनकी गर्म नाल भी नहीं सूखी है। जिन परिंदों के पीछे तुम इतनी लगी रहती हो, उन्हीं से ही कुछ सबक ले लो। ये भी अपने बच्चों को यूं ही खुली हवा में नहीं छोड़ते जब तक वे खुली हवा में रहने लायक ना हो जाएं। पति की फटकार मैंने चुपचाप खा ली। घर लौट आई। थकान भी महसूस हो रही है। बच्चों को पालने में लिटाकर मैं खुद भी बिस्तर पर बेजान सी लेट गई। क्या खाना चाहती हो? आरुष मुझसे पूछ रहा है। कुछ भी बना दो, मैं नयन मूंदे मूंदे बोली। मम्मी ने कहा था कि तुम्हें सूजी की खीर सुबह शाम दोनों टाइम खिलाऊं। तरल पदार्थों के सेवन से बच्चों के लिए दूध अच्छी मात्रा में बनेगा। मेरी माँ और सास में से कोई भी हमारे पास डिलीवरी पर नहीं आ सका। बस फ़ोन पर ही उनके सलाह निर्देश मिलते रहे। विदेश में काम करके माना कि हमें नए अवसर और अनुभव मिले, मगर इस बात का भी ज़बरदस्त मलाल रहा कि हम परिवार से दूर रहे। यहाँ तक कि विशेष अवसरों पर भी सम्मिलित होना नहीं हो पाया। सूजी बना दूँ? आरुष पूछ रहा है। ठीक है, बना दो, मैं बोली। घोंसला उन्होंने त्याग दिया है। अब वे घोंसलों पर लौटते नहीं हैं। चूजे बड़े भी हो गए हैं, घोंसलों में नहीं समा सकते। किंतु मैं उसे कभी किसी पठार पर, कभी बाग में या किसी पेड़ की छांव तले पंख उभारे बैठे देखती। चूजे अपनी माँ के पंख के तले। कुछ दिनों तक चूजे अपनी माँ के पिछलग्गू बने रहे। जहाँ माता वहाँ चूजे। फिर बड़े हो आत्मनिर्भर हो गए, इधर उधर उड़ गए। वो अपने कर्तव्य बोध से मुक्त हो गई, किंतु मुझे अपने चूज़ों को पालना है। मैं बहुत रोमांचित हो गई थी जब पता चला कि मैं जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मैं और आरुष हमेशा 2 बच्चे चाहते थे और सिर्फ एक गर्भावस्था में 2 बच्चे मिल रहे हैं। वाह! लेकिन अब पता चल रहा है कि 2 बच्चों की देखभाल क्या होता है। हर एक घंटे उन्हें दूध पिलाओ, एक की नैपी बदलो फिर दूसरे की, एक की डकार निकालो फिर दूसरे की। जब रोते हैं तो चुप ही नहीं होते, और जब वे सोते हैं तो हम उनके लिए बोतलें तैयार करते हैं, फार्मूला फीड तैयार करते हैं, लॉन्ड्री करते हैं। 24 घंटे हम दोनों इतना अधिक व्यस्त रहते हैं कि पूरी नींद भी हमें नसीब नहीं। मगर जीवन का एक खास और पुरस्कृत अनुभव है। हम अपनी पूरी लगन और तत्परता से अपने प्यारे बच्चों को पाल रहे हैं। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। बालकनी में कपड़े फैला रही हूँ। सहसा मेरे कानों में गूंजा, गुटर गूं गुटर गूं। मैंने पलट कर बाग की तरफ देखा। अरे वाह, वो फिर उससे रिझा रहा है। इतनी जल्दी फिर? मैं विस्मय से भर गई। चोंच आँखों टांगों के कुछ भागों और पैरों को छोड़कर उसका सारा शरीर चमकदार पैरों से आच्छादित हो रहा है। नाच, उड़ान, पंख, पूंछ के कुछ दिलचस्प डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन इस बार उसे आकर्षित करने में उसे अधिक समय नहीं लगा। वो तुरंत उसके आगोश में सिमट गई। उसकी चोंच से अपनी चोंच मिला दी। आरुष, वो बाहर आता है। उसे नज़ारा दिखाते हुए कहती हूँ, देख वो उसके ऊपर चढ़ा है, अपने स्पर्म उसके क्लोआका में डाल रहा है। वो फिर से माँ बनेगी। एक अंतर है हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं तो उनसे आशाएं अपेक्षाएं भी रख रहे हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे, हमारे किए उपकारों का प्रतिफल कृतज्ञता पूर्वक चुकाएंगे। लेकिन उन्हें अपने बच्चों से कुछ आशा अपेक्षा नहीं। वे घोंसले बनाते हैं, अंडे सेते हैं, अन्य जीवों से बचाते हैं, सब बगैर स्वार्थ के। आरुष, हमारे बीच इन परिंदों को लेकर खूब हंसी मजाक हुआ, जिरह तकरार हुई। अब एक शिक्षा लेते हैं इनसे। हम अपने बच्चों का भरण पोषण बहुत अच्छे से करेंगे, उन्हें खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नेक इंसान बनाएंगे, मगर उनसे कोई भी अपेक्षा नहीं रखेंगे। बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार करेंगे। उनका पालन पोषण निस्वार्थ होगा। कुछ थम सा गया हमारे बीच। आरुष की मुख मुद्रा गंभीर हो गई। एक क्षण बाद उसके मुंह से उभरा, ठीक है मेरी जान। मस्ती से गुनगुनाने लगा, कबूतरी थारो कबूतर गुटर गुटर गु बोल्यो रे। पक्षियों के प्रजनन और उनके मनोविज्ञान पर आधारित अभी आप सुन रहे थे अर्चना पैन्यूली जी की लिखी हुई कहानी कबूतरी थारो कबूतर गुटर गुटर गु बोल्यो रे। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिए और हिंदी साहित्य परिवार का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।
आपका समय शुभ हो।